हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। प्रश्न तो अच्छा लग रहा होगा। तो आज का जो भी अध्याय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो आज जो है हम शिक्षा और समाज पाठ्य पुस्तक से जो मुख्य टॉपिक निकाले हैं वो सबसे पहला टॉपिक है समाजवादी समाज और शिक्षा। दूसरा है भावनात्मक एकता का अभिप्राय। तीसरा है राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता। चौथा है शिक्षा में समाजशास्त्र का योगदान। पांचवा है व्यक्ति और समाज का संबंध। छठा है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और उन पर प्रभाव। सातवां है उदार एवं उपयोगितावादी शिक्षा। तो ये शिक्षा और समाज के अंतर्गत इस अध्याय से हमने मुख्य जो प्रश्न होते हैं उसे निकाला है और आपको आज बताएंगे, जो कि ज़्यादातर सीटेट में यही सब प्रश्न रहते हैं। उसी तरह शिक्षा में मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी, ये दूसरा पुस्तक है जिसका अध्याय जो है वो परीक्षण, मानकीकरण और मानक। दूसरा है परीक्षण के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तीसरा है बुद्धि का मापन। तो ये तीनों जो है चैप्टर, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपको सीटेट में। जब देखिएगा सीटेट का प्रश्न तब इससे अधिकांश प्रश्न आते हैं। 3-4 प्रश्न तो इससे रहते ही रहते हैं। तो जब हम बुद्धि अध्ययन करेंगे, बुद्धि का मापन का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ जो है ये फॉर्मूला बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसे आप नोट डाउन भी कर लेंगे और 1-2 प्रश्न आप अपने खुद बनाएंगे इससे। जैसे बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो IQ बराबर MA बटे CA गुने 100। तो मानसिक आयु जितना रहेगा और बच्चे की वास्तविक आयु जितनी रहेगी, दोनों को जो है 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ जो है IQ निकल जाएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज हमने देखा, आपके अध्याय में ज्यादातर प्रश्न इससे आते हैं। एक दो प्रश्न तो रहते ही रहते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ IQ, बुद्धि लब्धि और बुद्धि के प्रकार। जैसे बुद्धि लब्धि कितना होता है और बुद्धि के प्रकार उनमें क्या क्या होते हैं। जैसे कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले क्या कहलाएंगे? तो प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे, यानी जीनियस कहलाएंगे। 120 से 140 अति श्रेष्ठ बुद्धि। उसी तरह 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि। ये ज़्यादातर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि 110 और 120 IQ वाले बच्चे वो कौन सी श्रेणी में कहलाते हैं? तो श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेणी में कहलाते हैं। उसी तरह 90 से 110 से सामान्य बुद्धि की श्रेणी में कहलाएंगे। 80 से 90 के बीच के IQ वाले को मंद बुद्धि, 70 से 80 को क्षीण बुद्धि, 50 से 70 को मूढ़, 25 से 50 को हीन बुद्धि और 0 से 25 को जड़, यानी कि इडियट कहलाएंगे। तो इस तरह जो है हम लोग क्लासिफिकेशन करके इसको देख लेंगे, रख लेंगे। और हमेशा देखते रहने से क्या होगा कि आपको जो है स्मरण रहेगा और वहाँ पे जब परीक्षा हॉल में जाएंगे, प्रश्न देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि 90 से 100 वाले को सामान्य बुद्धि कहेंगे, यानी एवरेज। वहाँ बहुत सारा रहेगा। 90 से 100 को बीच के बालक को किन श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली, क्षीण, मूढ़ और सामान्य बुद्धि, तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ विशेषता नहीं बताता है, ठीक है ना। नहीं को हम अंडरलाइन भी किए हैं। तो सबसे पहला है समाजवाद व्यक्ति की पृथक सत्ता नहीं मानता। ब है समाजवाद व्यक्ति के समाज का एक अंग मानता है। स है समाज पूंजीवाद का विरोध करता है। और द है समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यही विशेषता नहीं बताता, तो विशेषता कौन सा नहीं बताएगा? तो समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्व नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा नंबर, भावनात्मक एकता के कितने स्तर हैं?
तो 4 स्तर हैं भावनात्मक एकता के, ठीक है। उसी तरह राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता क्या है, तो इसमें भी देखिए 4 प्रकार के हैं। राष्ट्रीयता आखिर क्या है, तो देशभक्ति से पुराना प्रत्यय, ब है देशभक्ति के समान प्रत्यय, स है देशभक्ति से नया प्रत्यय, और द है विघटनकारी प्रत्यय। तो कौन सा इसमें होगा, तो स वाला, देशभक्ति से न्याय प्रत्यय ही राष्ट्रीयता कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चौथा नंबर प्रश्न, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह परिभाषा किसने दी थी, तो मैकाइवर ने दी थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। यह परिभाषा किसने दी, तो मैकाइवर ने दी थी। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है सीटेट में। उसके बाद 5वां नंबर, सन 1928 में शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नाम से प्रकाशित पुस्तक किसकी रचना है। सन 1928 में शैक्षिक समाज के सिद्धांत, ठीक है, शैक्षिक समाज के सिद्धांत, तो जॉर्ज पेन ने ये पुस्तक जो है इसकी रचना की थी, जॉर्ज पेन। अब है 7वां नंबर प्रश्न, सामाजिक दक्षता का प्रत्यय किसने दिया। सामाजिक दक्षता, ठीक है ना, तो ड्यूबी ने। ड्यूबी एक समाजशास्त्री थे, तो उन्होंने सामाजिक दक्षता का प्रत्यय दिया था, ठीक है ना। 7वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा में वैयक्तिक उद्देश्य का कौन समर्थक था, तो टीपी नन। टीपी नन जो थे वे शिक्षा में वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थक थे। उसी प्रकार 8वां नंबर प्रश्न है, भारत में जाति का आधार क्या है। भारत में जाति का आधार जन्म है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जन्म, व्यवसाय, धन, दौलत, पद, तो यहाँ जन्म होगा, ठीक है, जाति का आधार। ऐसे लगता होगा कि जाति का आधार जो है कर्म के आधार पर होता है, मगर यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ जो है जन्म के आधार पर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है वो। 9वां नंबर, आधुनिक अवधारणा में साहित्य और कला की शिक्षा क्या है। आधुनिक अवधारणा में साहित्य और कला की शिक्षा, ठीक है ना, तो क्या है, तो उदारवादी और उपयोगितावादी दोनों है, तो यहाँ दोनों में लग जाएगा टिक, ठीक है, यानी स नंबर दोनों में है, उदारवादी और उपयोगितावादी। अब 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षा क्या नहीं है। देखिए यहाँ नहीं को अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है, यानी शिक्षा क्या क्या है, तो ये हो गया परोक्ष लाभ, पूंजी निवेश, प्रत्यक्ष लाभ, है ना। तो इसमें क्या होगा, नहीं है, तो प्रत्यक्ष लाभ नहीं है शिक्षा से, ठीक है ना। निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है, तो प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, अ हो गया, ठीक है ना। अब है, किसके अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है। किसके अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है, तो हार्विन्सन तथा मायर्स, इनके द्वारा जो है शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है, ठीक है। अब 12 नंबर, खेल में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो महत्वपूर्ण नहीं होता है हार जीत, ठीक है, हार जीत जो है महत्वपूर्ण नहीं है खेल में। अब 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से नगरीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है। नगरीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो नगर के लोग गांव का अनुकरण करते हैं, ये विशेषता नहीं है, ठीक है ना। नगर के लोग गांव का अनुकरण कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं। ब नंबर इसमें दिए हुए था, नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है, ये नहीं होगा, और नंबर होगा, नगर के लोग गांव का अनुकरण करते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं दिए हुए, इसीलिए। देखिए सीटेट में प्रश्न का जो 4 विकल्प रहता है, लगता है कि सभी हो जाएगा, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, मगर उसमें कौन सा प्रश्न ज़्यादा उपयुक्त लगता है सही, वही उसका आंसर होता है। तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। अब 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति में उत्पादनशीलता पर बल दिया गया है, तो बेसिक शिक्षा पर, ठीक है। बेसिक शिक्षा जो है ये उत्पादनशीलता पर इसको बल दिया गया है इस शिक्षा पद्धति में। उसके बाद
उसके बाद का प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, मानक एक विशिष्ट संख्या द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो फ्रीमैन ने। मानक एक विशिष्ट संख्या द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है, यह परिभाषा किसने दी? तो फ्रीमैन ने दी थी। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर, मानक कितने प्रकार के होते हैं? मानक कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है ना, मानक 4 होते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, आयु मानकों में प्रमाणिक इकाई नहीं होती है। देखिए यहाँ नहीं पर हम अंडरलाइन कर दिए हैं। आयु मानकों में प्रमाणिक इकाई क्या नहीं होती है? तो ये सत्य है जी। आयु मानकों में प्रमाणिक इकाई नहीं होती है, प्रमाणिक इकाई होता ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो ये सत्य है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, श्रेणी मानकों का प्रयोग मुख्यतः, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या लिखाएगा? श्रेणी मानकों का प्रयोग मुख्यतः उपलब्धि परीक्षणों में किया जाता है। ठीक है ना, श्रेणी मानकों का प्रयोग मुख्यतः उपलब्धि परीक्षणों में किया जाता है। अब 19 नंबर प्रश्न देखिए, ये सत्य असत्य का प्रश्न है जी। प्रथम सामूहिक परीक्षण का निर्माण भारत में हुआ था, ये क्या है? सत्य है कि असत्य? तो असत्य है। क्या प्रश्न कह रहा है? प्रथम सामूहिक परीक्षण का निर्माण भारत में हुआ था। सामूहिक परीक्षण का निर्माण भारत में नहीं हुआ था, असत्य है। ठीक है ना। उसके बाद कहाँ हुआ था ये बता सकते हैं? अमेरिका में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 20वां नंबर है, बीने साइमन परीक्षण सामूहिक परीक्षण है, ये भी असत्य है। बीने साइमन परीक्षण सामूहिक परीक्षण नहीं है, एकल है। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न, निष्पादन परीक्षणों का निर्माण छोटे बालकों एवं सुनने तथा बोलने में अक्षम व्यक्तियों के लिए किया गया था, ये भी असत्य है। निष्पादन परीक्षण का निर्माण छोटे बालकों एवं सुनने तथा बोलने में अक्षम, मूकबधिर, ठीक है ना, अक्षम व्यक्तियों के लिए किया गया था, ये सत्य है जी। निष्पादन परीक्षणों का निर्माण, ये सत्य हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, ये ज़्यादातर आते रहते हैं ये प्रश्न। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, शक्ति परीक्षण प्रयोग परीक्षण है, ये क्या है? ये भी सत्य है। शक्ति परीक्षण योग्यता परीक्षण है, शक्ति परीक्षण योग्यता परीक्षण है, सत्य है। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, बुद्धि, तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो बीने का है। क्या क्या इसमें दिया? बुद्धि, तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है, यह कथन किनका है? तो बीने का है। ठीक है। बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, 1905 में किया था। बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया था? तो 1905 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हमेशा आते रहता है। आपको लग रहा होगा जो लोग दिए हुए हैं सीटेट, उनको ये लग रहा होगा कि ये सब प्रश्न तो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद का प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न, प्रथम सामूहिक बौद्धिक परीक्षण का निर्माण हुआ था अमेरिका में। ठीक है ना, जैसा कि हमने पहले बताया, सामूहिक परीक्षण जो बता रहा था, तो प्रथम सामूहिक बौद्धिक परीक्षण का निर्माण हुआ था कहाँ? अमेरिका में। ठीक है ना। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर राइस ने किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर राइस ने। ठीक है ना। 27 नंबर, एक बालक की वार्षिक आयु 8 वर्ष है तथा मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो जैसा कि हम बोर्ड पे बताए थे कैसे बुद्धि लब्धि निकाला जाता है। ठीक है ना, तो IQ बराबर MA/CA गुने 100, तो इससे आप निकाल के देखिएगा तो 125 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 125 इसका हो गया आंसर। क्या क्या बताया इसने? वार्षिक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 10 वर्ष, बस लगा देना है, मेंटल एज, है ना। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बुद्धि लब्धि शब्द
फिल इन द ब्लैंक्स योग्यता का सूचक है, किसका सूचक है? तो सामान्य मानसिक योग्यता का सूचक है। बुद्धि लब्धि शब्द सामान्य मानसिक योग्यता का सूचक है। सॉरी। 29 नंबर प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितना होती है? जैसा कि हमने बोर्ड पर बताया था 140 से अधिक। आप देख लीजिएगा बोर्ड का जो होगा उसमें, है ना, और इसको नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत बुद्धि लब्धि का जन्म हुआ था कहाँ? फ्रांस में। व्यक्तिगत बुद्धि लब्धि, सामूहिक नहीं कह रहा है, व्यक्तिगत बुद्धि लब्धि का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में, और सामूहिक बुद्धि लब्धि का अमेरिका में। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा अलग अलग। तो ठीक है, आज इतना ही। आपको प्रश्न देखकर लग रहा होगा कि नहीं ये सीटेट का तो प्रश्न है, क्योंकि यही प्रश्न आते रहते हैं हमेशा, और ये निकाला हुआ है, आपके पाठ्य पुस्तक से निकाला हुआ प्रश्न है, और इसकी तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से कीजिए। आप अगले जो बैठने वाले होंगे नेक्स्ट ईयर, वो जो है आप सीटेट आराम से उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है? यदि हमारे चैनल को अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।